लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ एक चार्ज आपके पास कैपिटल क्यू, उसको आपको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है ताकि उनके बीच में जो फोर्स लगे वो मैक्सिमम हो. तो बहुत सिंपल है, आपने बोल देना कि जी एक पार्ट को x मान लो तो दूसरा हो जाएगा q माइनस एक्स. अब इनके बीच में फोर्स क्या होगी? फोर्स होगी k q माइनस एक्स इंटू एक्स अपॉन जो भी डिस्टेंस है उसका स्क्वायर. डिस्टेंस है दोनों के बीच में d. अब देखो ये फोर्स को मैक्सिमम करना है, इस फोर्स को मैक्सिमम करना है तो इसका मतलब k और d तो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब x को ही बदलना पड़ेगा. मतलब ये जो टुकड़ा आपने लिया है वाला, इसका और इसका टुकड़े की वैल्यूज़ पे ही तो डिपेंड करेगी ये फोर्स कितनी है. तो एक चीज़ देखते हैं, अगर मैं x को 0 मानता हूँ तो दोनों के बीच में फोर्स कितनी होगी? 0. चेक कर लो यहाँ पुट करके. अगर मैं x को कैपिटल Q पूरा ही मान लेता हूँ कि जी पूरा चार्ज मैंने यहाँ ले लिया या कुछ भी नहीं लिया, तो भी फोर्स कितनी होगी? 0. ग्राफ बनाते हैं. f और x का ग्राफ कुछ ऐसा आता है, जब x 0, ये फोर्स है, ये x है. जब x 0 तो फोर्स 0, जब x q तो भी फोर्स 0. ध्यान दो, ऐसा कुछ ग्राफ आएगा. बीच में फोर्स बढ़ी फिर कम हो गई, तो इसका मतलब यहाँ पे फोर्स मैक्सिमम है यहाँ पे. ठीक है, तो वही हमको निकालना है. तो अगर आप इस फोर्स को मैक्सिमम करना चाहते हो बेटा, तो ये मैक्सिमम करना पड़ेगा, ये वाली चीज़. तो इसको मैक्सिमम करना है मतलब इसको y मान लो, तो ये हो जाएगा qx माइनस एक्स स्क्वायर. इसको मैक्सिमम करना है, इसको मैक्सिमम करना है तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में. तो dy अपॉन dx कितना होगा? इसका डिफ्रेंशिएशन होगा q माइनस 2x. जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ तो मैं एक तरह से बोल रहा हूँ कि इस ग्राफ की स्लोप यहाँ पे टॉप मोस्ट पॉइंट पे 0 होगी स्लोप. तो जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो स्लोप ही निकलती है, तो स्लोप निकाली और इसको 0 पुट कर दिया, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई q/2. इसका मतलब ये है कि इन दोनों चार्जेस को बराबर यहाँ भी q/2 और यहाँ भी q/2 अगर आप दोगे तो फोर्स मैक्सिमम हो जाएगी. और वो फोर्स कितनी होगी वो आप निकाल सकते हो. कैसे? k q/2 अपॉन d स्क्वायर. उससे आपका आंसर निकल जाएगा. आई होप इट इज क्लियर. बड़ा आसान क्वेश्चन है, हो जाएगा सबसे. आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 में दो चार्जेस गिवन है, एक चार्ज Q, दूसरा चार्ज भी Q. इसका मास m, इसका मास m. नीचे फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू दे रखा है. उन्होंने बोला ये दोनों लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में, मतलब इनके बीच में लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रही है, मतलब फ्रिक्शन अपने मैक्सिमम पे लग रही है. अब देखो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी ऐसे, जिसको मैं बोलूँगा F इलेक्ट्रोस्टैटिक, और एक यहाँ पर फ्रिक्शन लग रही होगी जो उसको चलने से रोक रही होगी. सेम सिचुएशन इसकी भी होगी, इसके ऊपर फोर्स एक ऐसे लग रही होगी और फ्रिक्शन ऐसे लग रही होगी. समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? तो एक ही को देखकर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. तो आपने क्या करना है, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है उसको म्यू एम जी के बराबर करना है. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी है? के क्यू क्यू अपॉन डी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू एम जी. सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा. सेवन्थ क्वेश्चन वेरी इजी. एक वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, यहाँ पर एक ड्रॉपलेट है जो हवा में हैंग कर रही है. कैसे हैंग कर रही होगी? जब नीचे की फोर्स और ऊपर की फोर्स आपस में इक्वेट हो जाएगी. तो यहाँ पर शायद Q निकालना है आपको, तो आपने कुछ नहीं करना बेटा, जो भी उसने पूछा है आप निकाल लेना. तीन पॉसिबिलिटीज हैं, या तो M पूछेगा या Q पूछेगा या E पूछेगा, बाकी सब उसको देना पड़ेगा. एट्थ क्वेश्चन पे आते हैं. ठीक है, सॉल्व एग्जांपल्स कर रहे हैं एच सी वर्मा के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के. एट्थ क्वेश्चन पे आते हैं. एट्थ क्वेश्चन में उसने बोला है एक स्क्वायर है, उसके तीन साइड पे क्यू 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 पड़ा हुआ है, तीन एजेस पे. यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है. बड़ा आसान क्वेश्चन है. इसकी वजह से और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा बेटा, उसको ई मान लो. ये भी ई और ये भी ई. ई की वैल्यू साइड में निकाल के रख लेते हैं. तो E जो होगा इट विल बी इक्वल टू के क्यू बाय ए स्क्वायर, वेयर दिस इज ए. ओके, तो इनका रिजल्टेंट जो होगा वो होगा ई स्क्वायर प्लस 2EE कॉस 90, या केवल ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर से कर लेना. तो रिजल्टेंट आएगा इन दोनों का बेटा √2E. अब ये बचा तीसरा चार्ज, इसका डिस्टेंस यहाँ से √2A है, √2A.
तो क्यू चार्ज का डिस्टेंस है √2a, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही होगा, है ना, उसको बोलते थे E3। तो E3 कितना हो जाएगा, साइड में कैलकुलेट कर लेते हैं। E3 हो जाएगा KQ/√2a का होल स्क्वायर, KQ/√2a का होल स्क्वायर। अब ये जो इन दोनों का रिजल्टेंट है और ये जो E3 है, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो दोनों का आप सिंपली ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। नाइन्थ क्वेश्चन में आपको बोला है कि यहाँ पे एक चार्ज है, ये लंबाई है रस्सी की 40 सेंटीमीटर, ये दीवार है, ये डिस्टेंस है 24, ये एंगल थीटा है। थीटा आपको एक तरह से गिवन है कि ट्राइंगल की दो साइड्स आपको गिवन है, ये वॉल है। आपको बोला है ये चार्ज है क्यू, ठीक है, यहाँ चार्ज क्यू है, इसका मास m है, तो नीचे फोर्स लग रही है इसके ऊपर mg, और राइट की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है। तो ये क्यू चार्ज, ये क्यू कॉमा m ऐसे लिख दें इसको, ये वाला जो चार्ज है, तो इसके ऊपर राइट की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रही है बेटा क्यू ई, नीचे लग रही है mg, और इधर की तरफ रस्सी पे लग रही है ऐसे t टेंशन। तो आपने ये t का कंपोनेंट ले लेना, ये एंगल थीटा है, तो ये हो जाएगा t cos थीटा, और ये इस तरफ जो है वो है t sin थीटा। तो आपने दोनों को इक्वेट करा देना। सबसे पहले आपने बोलना है t sin थीटा इज इक्वल टू क्यू ई, और t cos थीटा इज इक्वल टू mg। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्यू ई अपॉन mg। थीटा की वैल्यू निकाल लेना, tan थीटा आपको पता है, यहाँ से निकल जाएगा ये 24, ये 40, तो साइन थीटा निकलेगा पहले। कैसे, साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा 24/40 यानी कि 3/5। कौन से एंगल का साइन 3/5 होता है, 37 डिग्री का। तो थीटा की वैल्यू 37 और कॉस थीटा 4/5 और टेन थीटा 3/4, तो ये हो जाएगा 3/4 इज इक्वल टू क्यू ई अपॉन mg। तो आपको e दे रखा है, आपको m दे रखा है, g तो आपको पता ही है, तो q आप यहाँ से निकाल सकते हो। सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 10 पे आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है, एक दीवार है, एक दीवार है, उसमें एक पॉइंट है, पॉइंट ए। पॉइंट ए से कुछ डिस्टेंस नीचे, ये डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर दे रखा है, जिसको हम स्मॉल डी मान करके चलेंगे। यहाँ पर एक चार्ज लगा हुआ है क्यू, इस क्यू की वैल्यू भी गिवन है, लेकिन मैं इसको न्यूमेरिकल की तरह सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। चल इसी पॉइंट ए से एक इस तरह से थ्रेड हैंग कर रहा है ऐसे, जिसकी लंबाई भी 30 सेंटीमीटर है, तो इसको हम डी मान सकते हैं। यहां पे भी एक चार्ज क्यू लगा हुआ है। अब ये क्यू और ये क्यू के बीच में रिपल्शन होगी ऐसे, और उसी रिपल्शन के चलते बेटा ये जो थ्रेड है ये ऐसे टिल्ट हो गया। इस पॉइंट को ओ बोला है, इसको ए बोला है बुक में, मैं बुक के हिसाब से नोटेशन दे रहा हूँ, ये बी भी दिया हुआ है। क्वेश्चन में आपको बोला है कि आपको थीटा निकालना है, थीटा कि ये एंगल कितना होगा, ये वाला। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आईआईटी में पूछा गया क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आईआईटी के पेपर में आया हुआ है। अब देखो, अब होगा क्या, ये क्यों है टेढ़ा, पहला सवाल, ये ऐसे दीवार के साथ लग के क्यों नहीं रहता, क्योंकि इस क्यू और इस क्यू के बीच में रिपल्शन है ना। तो वो जो रिपल्शन होगी वो लाइन जॉइनिंग द चार्जेस होती है, तो वो रिपल्शन कुछ ऐसे होगी, लाइक दिस। अब देखो सब कुछ डायग्राम में ही है इस क्वेश्चन के। तो यहां पर ये एंगल थीटा है, ये 30, मतलब ये भी डी और ये भी डी। तो कैन यू सी दैट दिस इज अ आइसोसेलेस ट्राइंगल। अगर ये एंगल थीटा हो गया तो इन दोनों का सम 180 माइनस थीटा हो गया, क्योंकि इन तीनों का सम 180 है, तो ये दोनों मिलकर 180 माइनस थीटा 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि आधा ये है और आधा ये है, तो ये कितना हो गया, ये दिस इज 90 माइनस थीटा बाई 2। अब ध्यान दो, ये क्यू वगैरह मैं हटा रहा हूँ, थोड़ा डायग्राम को अच्छे से बनाना है। यहाँ पे ये जो धागा है मैं उसके एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ।
सो दिस रेड लाइन इज द परपेंडिकुलर टू द थ्रेड। तो ये जो थ्रेड है उसके परपेंडिकुलर है ये थ्रेड, थ्रेड में कौन सी फोर्स है, टेंशन, उसके परपेंडिकुलर। ध्यान दो बेटा, ये कितना हो गया 90 क्योंकि परपेंडिकुलर है। ये कितना हो गया, या ये कितना हो गया, ये 90 माइनस थीटा बाई 2, ये पूरा 90, तो ये हो गया थीटा बाई 2। तो ये भी कितना हो गया, थीटा बाई 2। यस और नो। नीचे की तरफ फोर्स देख लेते हैं, एक लग रही है नीचे की तरफ mg। तो इन तीन फोर्सेस के चलते ये चार्ज इक्विलिब्रियम में। कौन कौन सी तीन फोर्सेस, ये वाली F, ये वाली T और ये वाली mg। सबसे पहले आप इसको, ये जो परपेंडिकुलर रेड कलर से ड्रॉ किया गया, इसको आप मान लो बेटा x एक्सिस। तो ये जो टेंशन है ये वाला, ये हो जाएगा y एक्सिस। तो अगर मैं x डायरेक्शन में फोर्सेस को इक्वेट करूं, देखो बेटा टेंशन तो y में है, तो टेंशन को तो लेंगे नहीं जब x की बात करेंगे, तो x में किसको लेंगे, f को लेंगे। तो f का कौन सा कंपोनेंट है उस तरफ, ऊपर की तरफ, सो इट इज f cos थीटा बाय 2। ये किसके बराबर है, ध्यान दो, ये अगर ये एंगल अगर थीटा बाय 2 है तो हाउ मच इज दिस एंगल, यही मेन है। ध्यान दो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं ऐसे। तो इफ़ यू लुक एट दिस राइट एंगल ट्राइंगल, ये देखो बेटा O, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट मिलकर एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये एंगल 90 है। मैं यहाँ बना देता हूँ हल्का सा ऐसे, ये 90 है, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये थीटा है, तो ये कितना है, ये वाला, ये 90 हो गया, ये थीटा हो गया, तो ये हो गया बेटा 90 माइनस थीटा। ये और ये एंगल ऑल्टरनेट है, तो ये हो गया 90 माइनस थीटा। बस यही मेन था इस क्वेश्चन में। तो f का तो साफ साफ कंपोनेंट दिख गया वहाँ पे कितना है, f cos थीटा बाई 2। इस mg का कंपोनेंट इस तरफ होगा mg साइन थीटा। कितना होगा ये कंपोनेंट, mg साइन थीटा। साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा mg 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये हो जाएगा f cos थीटा बाई 2। cos थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 कट गया, तो यहाँ से आ गया, यहाँ से आ गया साइन ऑफ थीटा बाई 2 इज इक्वल टू, ध्यान देना, साइन ऑफ थीटा बाई 2 इज इक्वल टू f अपॉन 2 mg। ये मेरी हो गई पहली इक्वेशन, ये मेरी हो गई पहली इक्वेशन। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि अगर मुझे f और f पता होता, mg तो मुझे पता ही है, अगर मुझे f पता होता तो मेरा क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो जाता। बट द प्रॉब्लम इज़ कि मुझे f भी नहीं पता अभी। क्यों, क्योंकि f तो मुझे निकालना है ना, इन दोनों के बीच में कितनी फोर्स लग रही होगी। भाई देखो जरा, ये जो साइड है डॉटेड वाली, इसको मैं बोल रहा हूँ ए बी, सही भी है भैया, ये a और ये b, ये ए बी हो गई। अब ध्यान दो, इस ट्राइंगल को दो हिस्सों में बांट रहा हूँ ऐसे, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अगर मैं इसको बराबर दो हिस्सों में बांटता हूँ तो ये एंगल 90 होगा बेटा, ये वाला। ध्यान देना, अगर ये d है, अगर ये d है जो कि मेरे को गिवन है 30 सेंटीमीटर, ये वाला d, दिस इज 30 सेंटीमीटर, तो ये कितना होगा, ये वाली साइड देखो, ये एंगल थीटा बाई 2, ऐसे ये भी थीटा बाई 2। तो अगर मैं इसको ले लूँ या इसको ले लूँ, एक ही बात है। देखो यार इधर, अगर ये d है, ये एंगल 90 है, दिस एंगल इज 90, प्लीज पे अटेंशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत आसान है, एक बार समझ में आ गया तो खत्म। ये d है, इसके सामने एंगल 90 है, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गई ट्राइंगल की। अगर ये हाइपोटेन्यूज है बेटा, तो ये साइड कितनी है, ये होगी d cos थीटा बाई 2, और ये कितनी है, ये वाली, दिस इज d साइन थीटा बाई 2। लिख देता हूँ मैं, कोशिश करता हूँ लिखने की, रेड कलर से लिखता हूँ। सो दिस साइड इज d साइन थीटा बाई 2, ये वाली। तो ए बी कितनी हो गई, ए बी उसकी डबल हो गई। मैं f निकालना चाह रहा हूँ, इसलिए मुझे ए बी चाहिए। ध्यान दो, f हो जाएगा बेटा के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय, ए बी का स्क्वायर है वैसे तो, ए बी का स्क्वायर, लेकिन ए बी की जगह मैं लिख रहा हूँ सीधा d साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। ये d का भी स्क्वायर, मतलब d साइन थीटा बाई 2 पूरे का होल स्क्वायर। कोई गलत थोड़ी लिखा है, सही तो लिखा है। चलो, अगर सही लिखा है तो काम खत्म है। देखो जरा, ये हो गया के क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ये हो गया एफ की इसी वैल्यू को यहाँ पुट कर दो यहाँ पे, तो देखते हैं क्या आ जाएगा। तो ये आ जाएगा साइन ऑफ थीटा बाय 2 इज इक्वल टू, एफ की जगह पुट कर रहा हूँ ये, तो ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2
डिवाइडेड बाय 2mg। तो डिवाइडेड बाय 2mg, तो 2mg को ऊपर ले गया, तो 2mg यहाँ पे आ गया। तो इस इक्वेशन से ये इक्वेशन बन गई। अब साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 को इधर ले जाओ, तो ये हो गया साइन क्यूब थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 2mg के क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। तो यहाँ से साइन ऑफ थीटा बाई 2 की वैल्यू आ गई 2mg के क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर की पावर 1/3, और थीटा की वैल्यू आ गई साइन इनवर्स, मतलब थीटा बाई 2 की आई साइन इनवर्स 2mg के क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर की पावर 1/3, और 2 को इधर ले जाओ तो यहाँ पे 2 आ गया। ये आपका आंसर आ गया। अब लास्ट में आपको सब कुछ दे रखा है, k दे रखा है, 2m दे रखा है, q दे रखा है, d दे रखा है, सब दे रखा है। पुट करो और सही से आंसर कैलकुलेट करो, ठीक है। एक रेगुलर पेंटागन आपको गिवन है, उसमें से एक चार्ज हमने हटा दिया है, ठीक है। हर कॉर्नर पे एक एक चार्ज पड़ा था, हमने एक को यहाँ से हटा दिया। तो आपको तो पता ही है कि अगर सारे होते, पांचों होते, तो सेंटर पे नेट ई 0 होता। सेंटर पे नेट ई कितना होता? 0। इसका मतलब ये है कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड ये चारों मिलकर लगाते, जो कि इधर होती, उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड ये अकेला लगाता है ऐसे, भाई तभी तो कटता कि चार ने मिलकर एक इफेक्ट लगाया और सामने से पांचवें वाले ने उसको कैंसिल कर दिया। यही फंडा होता है जहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, कि सबकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है और जो एक की वजह से लग रहा है वो बराबर है। कि एक तरफ सारे वो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगाएंगे और एक तरफ एक अकेला वो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। जैसे मान लो अगर मैं आपसे बोलूँ एक ट्राइंगल है, यहाँ क्यू, यहाँ क्यू, यहाँ क्यू, यहाँ पे बीच में एक पॉइंट है जहाँ पे नेट फील्ड 0 है। उसका क्या मतलब है कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों ने मिलकर लगाया होगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड इसने भी लगा दिया होगा। अगर एक स्क्वायर है और उसके सेंटर पे मैं आपको बोलूँ कि नेट फील्ड 0 है, ठीक है, तो वो कैसे हुआ होगा? जितना इन तीनों ने मिलकर लगाया होगा, इन तीनों ने, उतना इसने भी लगा दिया होगा। यस और नो? बेटा इन दोनों का तो कट ही जाएगा। तो जब मैं बोलता हूँ इन तीनों ने मिला के लगाया होगा तो मतलब इसने ही लगाया होगा बस, क्योंकि इन दोनों का तो कट गया, तो जितना इसने लगाया उतना इसने भी लगा दिया। अब वो चीज़ 5 वाले में देखना थोड़ा मुश्किल है, बट इस रिजल्ट को हम जितने मर्जी नंबर ऑफ चार्जेस पे लगा सकते हैं। तो 5 वाले में क्या होगा, जितना ये चारों मिलकर लगाएंगे उतना ये भी लगाएगा। अब पूछा है कि ये चारों मिलकर कितना लगा रहे हैं, अब वो निकालना मुश्किल है, लेकिन ये निकालना तो आसान है कि ये अकेला कितना लगाएगा, तो हम वही निकाल लेंगे। तो हम बोलेंगे अगर यहाँ पे Q होता तो वो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगाता। कितना होता वो इलेक्ट्रिक फील्ड? KQ बाय A स्क्वायर, क्योंकि ये डिस्टेंस A दे रखा है कॉर्नर से लेकर सेंटर का। तो अगर ये KQ बाय A स्क्वायर लगाता है ये अकेला, तो इसका मतलब ये चारों मिलके भी इतना ही फोर्स, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं, और किस तरफ? ऑपोजिट डायरेक्शन में। क्वेश्चन 12 में उसने बोला कि एक रॉड है, इसकी लंबाई L है, इसके ऊपर चार्ज Q है। आपको बोला कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है जो कि मिड पॉइंट के बिल्कुल सामने पॉइंट है A डिस्टेंस पे। तो आपको तो पता ही है फाइनाइट लेंथ ऑफ चार्ज में इधर एंगल अल्फा बोलते हैं और इधर एंगल बीटा बोलते हैं, ठीक है। आपने HC वर्मा के सॉल्यूशन को नहीं देखना, सॉल्यूशन उन्होंने पूरा इंटीग्रेशन से किया हुआ, लेकिन हम इसको डायरेक्ट करेंगे। अल्फा और बीटा बराबर है। जब अल्फा और बीटा बराबर होते हैं तो E पैरेलल 0 होता है। E पैरेलल मतलब जो इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस रॉड के पैरेलल, लेकिन केवल एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और वो होगा ये वाला। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को E परपेंडिकुलर बोलते हैं। E परपेंडिकुलर का फॉर्मूला तो आपको पता ही है। क्या होता है E परपेंडिकुलर का फॉर्मूला बेटा? E परपेंडिकुलर होता है K लैम्डा बाय R इंटू साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ बीटा। साइन अल्फा पहले निकाल लो, ये डिस्टेंस है L/2, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बाय 4। थोड़ा अच्छे से लिखें तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 4A स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, नीचे एलसीएम में 4 आया था, वो बाहर निकल गया, वो 2 आ गया। तो ये हाइपोटेन्यूज हो गई, ये एक साइड हो गई और ये एक साइड हो गई। देखते हैं, K को तो K ही रहने दो, लैम्डा को क्या लिखूंगा? Q बाय L
डिवाइडेड बाय आर को क्या लिखूंगा, डिस्टेंस ए इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, तो इसको 2 साइन अल्फा लिख दूँ, तो 2 इंटू साइन अल्फा, इसका साइन क्या होगा L/2 डिवाइडेड बाय ये वाली चीज़, सो रूट ऑफ 4a² प्लस L² बाय 2, ये 2 और ये 2 कट गया, ठीक है, सॉल्व कर लो इसको, ये L इसके साथ कट गया, ऊपर देखते हैं क्या आया, तो E का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2kq डिवाइडेड बाय A, साथ में आ रहा है 4a² प्लस L², तो ये आ रहा है E परपेंडिकुलर, चेक करो यही आंसर है क्या बुक में। ठीक है, K को 4πε0 लिख दोगे नीचे लाकर तो सेम आ जाएगा जो बुक में लिखा हुआ है। तो अब देखो अगर हमने ये रिजल्ट निकाल रखा है और हमको रिजल्ट याद है तो बेटा कितना आसान हो गया, उनका सॉल्यूशन देखो, आपको डर लगेगा, घबराहट होगी देख के। ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर दिस रिजल्ट, बहुत ही इजी, बहुत ही अच्छा, बहुत ही यूजफुल। आगे चलो, थर्टीन्थ क्वेश्चन पे आते हैं। दो प्लेट्स हैं, यहाँ हो गया प्लस, यहाँ हो गया माइनस, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई बेटा ऐसे, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को v0 वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिया गया, तो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में जाएगा ये इलेक्ट्रॉन, तो आपको तो पता ही कि इसका रास्ता है सीधा नहीं रहने वाला, इसका रास्ता ऐसे मुड़ जाएगा ऐसे, और यहाँ पहुँच के ये इलेक्ट्रॉन ऐसे पैरेलल निकल जाएगा, ये एंगल थीटा है। तो दो चीज़ें निकालनी होती हैं, दो चीज़ें निकाली जा सकती हैं, एक तो ये होता है ये y, दिस इज कॉल्ड डिफ्लेक्शन, और ये जो थीटा होता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। तो इस क्वेश्चन में उसने एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन पूछा है। तो देखो जब ये यहाँ से बाहर निकलेगा तो इसकी जो वेलोसिटी होगी बेटा इस तरफ, वो तो v0 ही रहेगी। क्यों? क्योंकि इसको जो एक्सेलरेशन मिलेगी वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग मिलेगी ना, वाई डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट लगती है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे तो फोर्स ऊपर, तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगी वो कितनी होगी, किसी पॉइंट पे आप देख लो, इसके ऊपर फोर्स ऐसे लगेगी ऊपर की तरफ, कितनी QE, कितनी QE, तो यूनिफॉर्म फोर्स लग रही है ऐसे ऊपर की तरफ QE, तो उसकी वजह से एक एक्सेलरेशन आएगी इसके पास वाई डायरेक्शन में। कितनी होगी वो एक्सेलरेशन, QE/m। कौन सा फॉर्मूला लगाया, F/m। तो A आ गया, एक्सेलरेशन से इनिशियल वेलोसिटी का इस्तेमाल करते हो वाई डायरेक्शन में 0 है, क्योंकि हमने तो इसको x में वेलोसिटी दी थी, रखिए। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जब जाएगा तो कितना डिस्टेंस x में ट्रैवल करेगा, तो x का देख लेते हैं पहले। x डायरेक्शन में हम देखें तो इनिशियल वेलोसिटी है x में 0, एक्सेलरेशन है x में 0, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी v0 है, एक्सेलरेशन 0 है, डिस्प्लेसमेंट कितनी है बेटा x में l। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक जब वो गया तो l ही तो चला, तो ये हो गया sx और ये हो गया sy। तो x डायरेक्शन में l चला, यूनिफॉर्म मोशन है x में। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन 0 तो यूनिफॉर्म मोशन, तो टाइम जो लगा होगा वो लगा होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो आंसर आया होगा L/v0। तो इतना समय उसको लगा होगा। अगर इस समय को मैं यहाँ पुट कर दूँ तो t = L/v0, यहाँ टाइम पुट कर दिया तो तीन चीज़ें पता लग गई। तो vy निकाल सकता हूँ और sy निकाल सकता हूँ। मुझे vy की ज़रूरत है कि मुझे थीटा चाहिए, मुझे ये vx तो पता ही है, ध्यान दो बेटा, ये vx है, यहाँ पहुँचेगा तो ये कुछ वेलोसिटी होगी vy, और tan थीटा जो होगा आपको दिख रहा होगा साफ साफ, tan थीटा विल बी इक्वल टू दिस वेलोसिटी अपॉन दिस वेलोसिटी, सो इट इज़ vy/vx। बस इतना सा काम करना है हमको, vy/vx। तो हम यहाँ पे देखते हैं vy/vx, तो vy निकालना है। vy कितना होगा, uy प्लस ay इंटू टी, uy कितना है 0 प्लस QE/m इंटू L/v0, ये आपका आ गया vy, ये vy आ गया। और vx कितना है, vx तो आपको पता ही है, वो तो v0 के बराबर ही, इधर तो कोई एक्सेलरेशन है नहीं, तो ये वेलोसिटी तो कांस्टेंट। तो tan थीटा की वैल्यू आ गई QEL/mv0 डिवाइडेड बाय v0, ये v0 इससे मल्टीप्लाई, तो ये आ गया QEL/mv0 का स्क्वायर, तो ये आ गया tan ऑफ थीटा।
तो यहाँ से जो थीटा की वैल्यू आती है वो आती है tan इनवर्स QEL अपॉन mv0 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे NCERT के हिसाब से जो चैप्टर 1 है उसके रिस्पेक्ट में देयर वर 13 क्वेश्चन जिनको हम कर सकते थे और जिनको हमने कंप्लीट कर लिया है। जो बाकी वर्कड आउट एग्जांपल्स हैं वो हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से करें। मैं फिर आपको ऑब्जेक्टिव और एक्सरसाइजेस के सिलेक्टेड क्वेश्चंस भी इस तरह से वीडियो लेक्चर्स में कराऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।